भाई सतह पर देखने से ये लगता है कि पीएम मोदी जो अभी लक्षद्वीप गए थे और वहां की कुछ फोटोज जो थी वो उन्होंने ट्वीट की, एक बैकलैश आया वहां के हम्म, मिनिस्टर्स से। हम्म। उसके बाद कोई ये कंट्रोवर्सी बढ़ी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है जिसको हम थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इतना ही इशू सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि फैक्ट कुछ और ही है। इंडिया की मालदीव्स के साथ क्या हिस्ट्री रही है और उसमें चाइना का क्या रोल रहा है। चाइना जो है वो मालदीव्स को अपना एलाय बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करता आ रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। सिमिलरली इंडिया भी ऐसा क्यों कर रहा है। मालदीव जो है बेसिकली वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा, उससे भी छोटा एरिया है उसके पास, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसकी लोकेशन की वजह से वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर मोमून अब्दुल कायूम ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने 1600 पैरा ट्रूपर्स भेज दिए इमीडिएटली, और उन्होंने जाके उनकी उस सिचुएशन को सैल्वेज किया, बचाया। तो 2004 में जब सुनामी आया तब इंडिया ने मालदीव्स की न सिर्फ फाइनेंशियल एड की, मेडिकल किट्स उनको प्रोवाइड करी, एयरलिफ्ट करा के सारे मेडिकल हेल्प जो थी वो वहां तक पहुंचाई गई। इंडिया ने 2 ALF हेलीकॉप्टर्स दिए, थ्रोफ। वहां तक जाके इंडिया ने टाइम एंड अगेन मालदीव्स को सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आयरॉनिकली आज मालदीव्स जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है। देखो, बीआरआई के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी थी चाइना की, दैट वाज स्प्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी, जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता था। इन प्रोजेक्ट्स के चलते चाइना की 1.5 बिलियन की डेट में फाइनली मालदीव्स आया और नतमस्तक हो गया। पिछले लगभग 10 दिन से न्यूज में हर जगह मालदीव्स छाया हुआ है। आप कोई भी न्यूज चैनल देखें, आप कोई भी हेडलाइन उठा लें, कोई ना कोई न्यूज मालदीव्स के बारे में जरूर आपको मिलेगी। तो मालदीव्स का ये पूरा टॉपिक है क्या, किस बारे में है, और ये कंट्रोवर्सी आगे कहां जाएगी, आज डिस्कस करेंगे द 2.0 पॉडकास्ट पे। इस पूरे जो डिस्कशन का एक सार है और कोशिश है वो ये है कि बहुत इजी लैंग्वेज में हम पूरे इस कंट्रोवर्सी को कवर करें, और जो इसमें एक ओपिनियन है जो लोगों का, वो हम सामने लाएं कि किस तरह से इस पूरी कंट्रोवर्सी को एंड भी किया जा सकता है। तो भाई सतह पर देखने से ये लगता है कि पीएम मोदी जो अभी लक्षद्वीप गए थे और वहां की कुछ फोटोज जो थी वो उन्होंने ट्वीट की, तो उसके बाद शायद जो एक बैकलैश आया वहां के मिनिस्टर्स से, उसके बाद कोई ये कंट्रोवर्सी बढ़ी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है जिसको हम थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। तो अब इसमें यह है कि जो उनके 3 मिनिस्टर्स हैं, जब उन्होंने लक्षद्वीप में मोदी जी की फोटो देखी, तो उसके बाद वो इतना ज्यादा मतलब ट्रिगर हो गए कि उन्होंने मतलब बिना सिर पैर के कमेंट्स दिए। मतलब एक जो बंदा है वो ये कहता है, उनका मिनिस्टर, के इंडियंस जो हैं वो जो स्टिंकिंग रूम्स रखते हैं, उनके रूम से बदबू आती है, तो कैसे आप उस तरह से आप टूरिज्म लक्षद्वीप में प्रमोट कर पाएंगे। एक उनकी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ तक जाती हैं, कहती हैं कि मोदी जी जो हैं वो पपेट हैं इजराइल के हाथों के, क्लाउन हैं। तो अब ये जब एक इशू जब पता चला मीडिया में, तो इतना ज्यादा लोगों को बुरा लगा, इंडियंस को बुरा लगा कि बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मीडिया के प्रेशर में आके मोहम्मद मीजू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बर्खास्त किया उन तीनों मिनिस्टर्स को। और लेकिन वहां पर भी ये कंट्रोवर्सी रुकी नहीं। उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे विजिट की चाइना, और जिसके बाद एस्केलेट होती ही चली जा रही है। अभी वाइल वी आर रिकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट आया है मोहम्मद मीजू का, जहां पर वो कह रहे हैं कि 15 मार्च को सारी जितनी आर्मी है, इंडियन मिलिट्री है वहां पर मालदीव्स में तैनात, उसको वो बाहर कर देंगे। हाँ, नहीं, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इतना ही इशू सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि फैक्ट कुछ और ही है। तो अगर आप सिर्फ इसकी अपडेट लेने आए थे और आपको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, तो यहीं आप रोक के वीडियो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग और एक रियल इशू को जानना चाहते हैं जो एक्चुअली चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हसन, इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया की मालदीव्स के साथ क्या हिस्ट्री रही है और उसमें चाइना का क्या रोल रहा है। उसके बाद जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे कि कैसे चाइना जो है वो मालदीव्स को अपना एलाय बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करता आ रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। सिमिलरली इंडिया भी ऐसा क्यों कर रहा है। और थर्ड, फिर हम उस पे आएंगे कि क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है, कहां पे हम आज खड़े हुए हैं, यहां से चीजें कैसी हो सकती हैं, कहां जा सकती हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 1978 से लेकर और अगले 3 डेकेड जो थे, यानी 2008 तक, तो इन 3 डेकेड्स तक
मालदीव्स जो था वो मौमून अब्दुल गायूम की डिक्टेटरशिप में चलता था। अब डिक्टेटरशिप या तानाशाही तो रही, लेकिन इस पूरे काल में इंडिया जो है वो मालदीव्स का एक एलाय बन के रहा, एक दोस्त बन के रहा। पर ऐसा हुआ क्यों? तो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया, जहां पर अब्दुल गायूम जो थे उनका तख्ता पलट होने पे आ गई थी सिचुएशन। जो मिलिट्री थी वहां की, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत उनका तख्ता ही पलट होने वाला था। अब यहाँ पर मौमून अब्दुल गायूम ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने 1600 पैरा ट्रूपर्स भेज दिए इमीडिएटली, और उन्होंने जाके उनकी उस सिचुएशन को सैल्वेज किया, बचाया। अब ऑब्वियसली इससे वो इंडेटेड फील करने लगे और इंडिया की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया, और वहां से एक हिस्ट्री जो है हमारी एक फ्रेंडशिप के रिलेशन की मालदीव से, वो शुरू होती है। हाँ, तो मतलब 1978 से लेके और 2008 तक वो 30 साल, वो 3 डेकेड इंडिया और मालदीव्स बहुत अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल थे, और इस दौरान कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आई, जैसे 2004 में जब सुनामी आया, तब इंडिया ने मालदीव्स की न सिर्फ फाइनेंशियल एड की, मेडिकल किट्स उनको प्रोवाइड करी, एयरलिफ्ट करा के सारे मेडिकल हेल्प जो थी वो वहां तक पहुंचाई गई, जिससे अगेन फर्दर इंडेटेड मालदीव्स की उस गवर्नमेंट ने फील किया। इसके अलावा 2014 में जब एक वाटर क्राइसिस हुई, जहां पर उनके किसी एक वाटर प्लांट में आग लग गई, वहां पर इंडिया ने अगेन उनको फिर बहुत सारी हेल्प भेजी, इनफैक्ट पानी भेजा हजारों टन इंडिया से मालदीव्स। अच्छा, फिर रिसेंट हमारा जब कोविड आया तो 2020 में, 2021 में अगेन बहुत सारी हेल्प जो है वो मेडिकल किट से लेके और कंज्यूमेबल्स जो होते हैं उनसे लेके, वैक्सीन सपोर्ट से लेके, सब कुछ इंडिया ने फिर मालदीव्स को सपोर्ट किया। इससे प्रभावित होके जीएमआर जो इंडिया की कंपनी है, उनको वहां के एयरपोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसी बीच में इंडिया ने वहां पर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी मले में, जो मालदीव्स की कैपिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इस तरह की छोटी बड़ी और हर तरह की जो पॉसिबल हेल्प फाइनेंशियली या अदरवाइज इंडिया कर सका, वो उन्होंने करी। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई ने इनको $500 मिलियन का एक ग्रांट दिया, जो कि इनके इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी था। अच्छा, ये तो बात रही सारा फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट की, या क्राइसिस टाइम पे जब इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया। इसके अलावा गिफ्ट्स भी कुछ दिए गए हैं, और ये छोटे मोटे गिफ्ट्स नहीं है। इंडिया ने 2 एएलएफ हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, ध्रुव, उनको दिए हुए हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। इतना ही नहीं, इंडिया ने इनको 75 मिलिट्री मैन भी दिए थे, इनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, आर्मी ट्रेनिंग कराने के लिए, और सिक्योरिटी के सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, जो अभी शायद 88 का फिगर सुनने में आ रहा है कि 88 पीपल आर स्टिल अपॉइंटेड देयर। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सर्विसेज हैं वो भी मालदीव्स को दी जाती हैं, सिक्योर करने के लिए, उनके बॉर्डर्स को और सर्वेलेंस रखने के लिए। अब यार समझ में ये नहीं आता कि इतना सारा सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, जिसमें मतलब कंट्रीज की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, वहां तक जाके इंडिया ने टाइम एंड अगेन मालदीव्स को सपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आयरॉनिकली आज मालदीव्स जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है। हाउ आयरॉनिक इज दैट? हाँ, आयरनी तो है अभिषेक, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसके अराउंड जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत जरूरी है। मालदीव्स जो है बेसिकली वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा, उससे भी छोटा एरिया है उसके पास, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसकी लोकेशन की वजह से वो बहुत बड़ा है। तो एडवांटेज उसके पास ये है बेसिकली कि वो लोकेटेड है इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में। तो जितने भी गल्फ कंट्रीज से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जितने भी सी वेसल्स जाते हैं, इसी जोन से होते हुए जाते हैं। जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया के भी 90% जो एक्सपोर्ट हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं। 80% जो इंडिया का ऑयल आ रहा है वो भी इंडियन ओशन के रूट से आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है इंडिया के लिए भी, और क्योंकि इंडिया का ट्रेड डिपेंडेंट है इंडियन ओशन के ऊपर, तो चाइना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल, कि इसी रूट पे नजर रखना और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्यादा फिट कर देना जहां से वो कोई एडवांटेज फ्यूचर में ले पाए। तो मालदीव की जो लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज 800 किलोमीटर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया बनाता है इंडियन ओशन का। तो इतना बड़ा जो उनके पास एरिया है उसमें कुछ उनके पास रेयर मेटल्स हैं जो और दूसरी कंट्रीज में इतनी इजीली नहीं अवेलेबल हैं, और जो कि आने वाली फ्यूचर ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का रोल प्ले करेंगे। और जो कंट्रीज हैं वो सारी बढ़ रही हैं जीरो एमिशन की तरफ। तो जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो ये सारे जो उनके पास रेयर मेटल्स हैं उनकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
इसके साथ ही साथ इंडियन ओशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जोन भी है, जहां पर पहले से ही यूके और यूएस का एक बेस बना हुआ है। तो इसीलिए चाइना भी जहां पर भी यूएस और यूके का कोई बेस होता है वहां पर अपना भी एक मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में वो एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज ले पाए। हाँ यार, काफी स्ट्रेटेजिक ये लोकेशन है, और लोकेशन होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर तुम इनकी हिस्ट्री से भी देखो, जैसे मैंने गायूम के बारे में बताया, राइट? तो गायूम का जो कार्यकाल रहा, जो टेन्योर रहा, वो 3 डेकेड का रहा, जो 2008 में खत्म हो गया। अब 2008 में इनके पहली बार इलेक्शंस हुए हैं, एक तरह से डेमोक्रेसी का स्वाद इन्होंने पहली बार चखा। अब 2008 में पहली बार इनके जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो हैं मोहम्मद नशीद। अब ये हैं एक एमडीपी पार्टी से, और एमडीपी पार्टी के सभी लीडर्स जो हैं वो प्रो इंडिया रहे हैं, यानी कि इंडिया के फेवर में रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो 2004 की क्राइसिस जैसे मैंने तुम्हें बताया, सुनामी वाली, उसमें मालदीव्स ऑलरेडी इंडेटेड था इंडिया से। तो मोहम्मद नशीद के आने के बाद चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लरिश होने लगी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़े साल के बाद उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। अब करप्शन के चार्जेस लगने से क्या हुआ, इनकी जो सरकार है उस पर सवालिया निशान लगने शुरू हुए, और फिर री इलेक्शन का टाइम भी आ गया। तो अगले सत्र में जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो प्रेसिडेंट चुनकर आए वो थे मोहम्मद वाहिद हसन। अब ये जो थे, अनफॉर्चुनेटली ये थे प्रो चाइना, क्योंकि देखो चाइना के जो एफर्ट्स थे लगातार इनको अपनी तरफ खींचने के तो चल ही रहे थे। अब जब ये ऑपोजिशन में थे वहीद हसन, तब चाइना से इनकी पीछे से सांठगांठ चल रही होगी, और इवेंचुअली जब ये पावर में आए तो इन्होंने सारा जो दारोमदार है वो चाइना के हवाले कर दिया एक तरह से। अब चाइना के हवाले कर तो इन्होंने दिया, लेकिन इनको मिला क्या रिटर्न में? वो इनको मिले $500 मिलियन की ग्रांट, और उसके साथ साथ $150 मिलियन का लोन या क्रेडिट लाइन। तो 2013 में फिर से जब इलेक्शन हुए तो चुन के जो अब आए प्रेसिडेंट इनके, वो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा चाइना की तरफ झुके हुए प्रो चाइना प्रेसिडेंट अब तक के रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने चाइना से सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया है, बल्कि दुनिया भर की ट्रीटीज और एंगेजमेंट्स वहां से करना शुरू किए, जिससे चाइना की जो पोजीशन थी मालदीव्स के कॉन्टेक्स्ट में एज अपोज टू इंडिया, वो और प्रबल हो गई। तो अगर तुम देखो तो एक बार प्रो इंडिया प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बाद प्रो चाइना आ रहे हैं, फिर प्रो इंडिया आ रहे हैं, फिर प्रो चाइना आ रहे हैं। तो एक ये पिंग पोंग का मैच चल रहा था जैसे।